तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, हरियाणा पुलिस एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, ग्राम सचिव का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लोगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जितनी भी मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ से आप देख लेना, कम से कम है ना 80% आपको जीके वहाँ से मिल जाएगी। और अपने स्टडी वाले ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सीमा रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। कई बार सीमा रेखाएं पूछ ली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सीमा रेखाओं के बारे में जानेंगे, सबके बारे में हम जिक्र करेंगे, किसी ने कब बनाई, कौन किसको स्वीकार नहीं करता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। और ये 1886 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 1886 में, ये डेट आपको याद रखनी है। चल, डेट ना भी याद रखोगे तो कम से कम नाम याद रख लेना कि सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। ये मैकमोहन रेखा 1120 किलोमीटर की लंबी है यह रेखा। और यह रेखा जो है हेनरी मैकमोहन द्वारा बनाई गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ना भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनाई गई थी जिसे हम रेड क्लिफ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर साइरिल रेड क्लिफ ही इनके नाम थे। अगला प्रश्न है 17वीं समानांतर रेखा। तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश 2 भागों में जो है बांटती थी, उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को। अगला प्रश्न है 24वीं समानांतर रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह क्षेत्र सही निर्धारण करता है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता ये। अगला प्रश्न है 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है ये, और कोरिया को 2 भागों में यह रेखा बांटती है। कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा। अगला प्रश्न है 49वीं समानांतर रेखा। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य में है, और यह अमेरिका और कनाडा को जो है 2 भागों में बांटती है 49वीं समानांतर रेखा। अगला प्रश्न है हिडनबर्ग रेखा। ये आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच में रहेगी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 में, तब जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ओडरनास रेखा कहाँ पर है? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस रेखा का निर्धारित किया गया था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है मैगिनोट रेखा। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और जर्मनी के आक्रमण के से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। अगला प्रश्न है सीज फ्राइड रेखा। यह भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, और जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। अब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने लाजमी हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कई बार जो है चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रहेगा आपका कंगारू। भारत का रहेगा आपका अशोक चक्र। कनाडा का रहेगा आपका सफ़ेद लिली। ईरान का रहेगा गुलाब का फूल। और पाकिस्तान का रहेगा चांद तारा। आगे बढ़ते हैं। रूस हंसिया का रहेगा आपका हथौड़ा। बांग्लादेश का रहेगा वाटर लिली। हांगकांग का रहेगा बाढ़िनिया। नीदरलैंड का रहेगा आपका शेर। नॉर्वे का हो जाएगा आपका शेर। आइवरी कोस्ट का हो जाएगा आपका हाथी। ब्रिटेन का हो जाएगा आपका गुलाब का फूल। नेपाल का हो जाएगा खोखरी। जापान का हो जाएगा गुलदाउदी। बेल्जियम का हो जाएगा आपका शेर। इजराइल का हो जाएगा कैंडलिबरम। लेबनान का हो जाएगा देवदार वृक्ष। न्यूजीलैंड का हो जाएगा कीवी। श्रीलंका का हो जाएगा आपका शेर हो जाएगा। टर्की का हो जाएगा दोस्तों चांद और तारा। और अमेरिका का हो जाएगा गोल्डन रोड। डेनमार्क का हो जाएगा आपका समुद्र तट। जर्मनी का हो जाएगा कार्नफ्लावर। इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली। स्पेन का हो जाएगा उकाऊ पक्षी। फ्रांस का हो जाएगा लिली। आयरलैंड का हो जाएगा सैमरॉक। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी हैं।
तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने स्टडी वाले ग्रुप में और अपने मित्र प्यारों को शेयर कर दीजिए। अब कुछ एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से है, माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन से है, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन से है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से है, ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ये कलर के एग्जाम में आता है इक्थोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन कहलाता है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है यानी सांपों का अध्ययन, सोरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, सिल्वीकल्चर आपका काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या जंगल विज्ञान कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार मैं रिपीट भी करवा चुका हूँ, मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आने वाले एग्जाम में आपको कम से कम ये ना रहे कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? ये अकबर ने चलाई थी। भक्ति आंदोलन ये रामानुज ने चलाया था। सिख धर्म गुरु नानक ने। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। और जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना यानी हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने जो है चलाया था। कब चलाया था? 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट है। शक संवत किसके शासनकाल में था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कणाद। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के रहेंगे आपके महर्षि कपिल। योग दर्शन के रहेंगे महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के रहेंगे महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन के रहेंगे आपके स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक रहेगा आपका श्री गुप्त। खालसा पंथ की स्थापना रहेगी आपके गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला प्रश्न है, आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब के सारे आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाए थे। हरिजन संघ की स्थापना भी किसने की थी? महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसका निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने किया था। बारदोली आंदोलन यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी पाकिस्तान की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ओरुविले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने। रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन है। जामा मस्जिद निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती कमला देवी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि रहेंगे आपके। अगला प्रश्न है, सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। अब कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कोलकाता बंदरगाह जिसे हम डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। नदी बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है ये। इससे दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आयात निर्यात होता है इस बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है हल्दिया। ये कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है। कहाँ पर है? हल्दिया में। अगला प्रश्न है पाराद्वीप यानी प्रदीप बंदरगाह उड़ीसा। इसे लोहा अयस्क व कोयला का जहाँ यहाँ पर निर्यात होता है, जो पाराद्वीप की बंदरगाह है, यहाँ पर लोहा अयस्क का निर्यात होता है। विशाखापत्तनम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और कच्चा और पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। उर्वरक, खनिज, लोहा, पेट्रोलियम उत्पादन हेतु व्यापार यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तूतीकोरिन, ये आपका तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। कोचीन बंदरगाह, तो ये आपका केरल में जो है प्राकृतिक बंदरगाह चाय, कॉफ़ी, मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है न्यू मंगलोर जो है बंदरगाह, ये कर्नाटक में रहेगा। लोहा अयस्क का आयात निर्यात कुद्रेमुख की खान से लोहा इसी बंदरगाह से जो है निर्यात होता है। मरम गोवा बंदरगाह, ये गोवा में स्थित है। नन्ना सेवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू जो है महाराष्ट्र में स्थित है ये। जवाहरलाल नेहरू सूत सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। नई तकनीकी हेतु जो है प्रसिद्ध जो है भार कम करने हेतु है। मुंबई द्वीप पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। पेट्रोल व शुष्क निर्मित सामग्री यहाँ से जो है बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह। ये जवारिया बंदरगाह प्राकृतिक जो है कच्चा तेल, पेट्रोल और खाद्य तेल, नमक, कपास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार में रहेगा। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे जो है मान्यता दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर को 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपका प्रस्सा रहेगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा रहेगा? उरुग्वे हो जाएगा। चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन रहेगा? आपका नील आर्मस्ट्रांग रहेगा। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन रहेगा? आपका मैगेलन रहेगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन रहेगा? शेरपा तेंजिंग हिलेरी रहेगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन रहेगा? आपका रॉबर्ट पियरी रहेगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति ये आपका एमुंडसन रहेगा। विश्व का पहला धर्म कौन सा? आपका सनातन धर्म रहेगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश आपका अमेरिका रहेगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका यूरी गागरिन रहेगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है तो वो आपका नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है? तो वह gertrude एड्रेले। अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो वो आपका बेहरिंग रहेगा। कौन रहेगा? बेहरिंग। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? आपका वेंट होफ रहेगा। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो आपका रोंटेजन रहेगा। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था तो वो कौन सा था? हिरोशिमा था। और हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? आपका जापान में पड़ता है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा रहेगा? आपका भारत रहेगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला रहेगा। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन सा? आपका मार्को पोलो रहेगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पहला कौन है? आपका वालपोल रहेगा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति आपका कौन है? लेनाव रहेगा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश आपका कौन सा रहेगा? अमेरिका रहेगा। कौन सा? अमेरिका। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? आपका चीन रहेगा। कागज की मुद्रा जारी करने वाला भी पहला देश आपका चीन रहेगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला पहला देश भी आपका चीन रहेगा।
अब प्रमुख फसल उत्पादक देश के बारे में जान लेते हैं। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका ग्वाटेमाला। इलायची सबसे ज़्यादा ग्वाटेमाला में होती है। वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका इंडोनेशिया। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका ईरान। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका वियतनाम। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका थाईलैंड। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए वियतनाम। दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा इंडोनेशिया। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा इंडोनेशिया। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा कोटे डी आइवर, जिसे हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका इंडोनेशिया। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए ब्राज़ील। और खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपका मिस्र। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए ब्राज़ील। पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा ईरान। कविनोवा का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा बोलीविया। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए चीन। अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा आपके लिए चीन। खुबानी का भी सबसे बड़ा उत्पादक आपके लिए कौन रहेगा? तुर्की। बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक रहेगा अमेरिका। मुगल शासन के दौरान बनाए गए कुछ स्मारकों के बारे में हम जान लेते हैं जो स्मारक थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर रहेगा? आपका दिल्ली में रहेगा। और ये बनाया किसने था? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर रहेगा? आपका फतेहपुर सीकरी में। और ये भी किसने बनाया था? अकबर ने। शालीमार बाग आपका कहाँ रहेगा? श्रीनगर में। और ये बनाया किसने था? जहांगीर ने बनाया था। अकबर का मकबरा आपका कहाँ रहेगा? सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। ये अकबर द्वारा शुरू किया और जहांगीर द्वारा इसे समाप्त किया गया था, ये अकबर का मकबरा। इत्मद उल दौला के मकबरा कहाँ रहेगा? आपका आगरा में रहेगा। और ये बनाया किसने था? नूरजहां ने। जहांगीर का मक्का कहाँ रहेगा? आपका जहाँ ये शादरा बाग लाहौर में रहेगा, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। और बनाया किसने था? शाहजहां ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। ये तो सभी जानते हैं, शाहजहां के लिए बनाया गया था। रेड फोर्ट कहाँ? दिल्ली में। इसको भी किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। शालीमार बाग कहाँ है? ये आपका लाहौर में रहेगा। और ये आपका जो है किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। और लाहौर कहाँ पड़ता? फिलहाल आपका पाकिस्तान में पड़ता है साथियों। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किसने बनाया था? ये आजम शाह ने बनाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर रहेगा? फतेहपुर सीकरी में। और ये किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अब कुछ संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में जान लेते हैं। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता हमें ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से कुछ लिया है। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिए हैं। जर्मनी से हमें क्या 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 लिया है? आपातकाल का सिद्धांत जो जर्मनी से लिया है। अगला प्रश्न है साथियों, गणतंत्रता शासन की व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। कहाँ से? फ्रांस से ली है। राज्यों में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है हमने। अगला प्रश्न है, आयरलैंड में से हमें क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व, ये हमें आयरलैंड से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। रूस से क्या लिया है? हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। अब ये यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कई बार बन जाते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी ज़रूरी है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद का चुनाव के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और मुखिया होना चाहिए, जैसे पंचायत हो गई, सरपंच हो गया, इनकी 21 वर्ष होनी चाहिए। सर यह आ गया, सरपंच के भी 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपकी। राज्यपाल बनने के लिए आपकी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी भी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने की उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की उम्र आपकी जो 25 वर्ष होनी चाहिए।
तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं से उठा के वैसे के वैसा मिल सकता है। तो साथियों, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका रहेगा रैफलेशिया। कौन सा रहेगा? रैफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फूल रहेगा। कौन सा रहेगा आपके लिए? फूल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है। कहाँ पर होता है? वृक्क में। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो ये रहेगा आपका खेतड़ी में। कहाँ पर रहेगा? खेतड़ी में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो आपकी रहेगी चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है और दूसरा आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। क्या रहेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है ये। तांबा होता है। कौन सा होता है? तांबा। और ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मियम होती है। कौन सी होती है? ओस्मियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली कोई गैस होती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। राजवंश के संस्थापक और अंतिम सम्राट के बारे में जान लेते हैं। नंदवंश, इसका संस्थापक रहेगा आपका महापद्मनंद या उग्रसेन। अंतिम शासक रहेगा आपका इसका धनानंद। कौन रहेगा? धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य और इसका अंतिम शासक रहेगा बृहद्रथ। गुप्त वंश का संस्थापक रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम शासक रहेगा इसका स्कंदगुप्त। सुंग वंश का संस्थापक रहेगा पुष्यमित्र सुंग और अंतिम शासक रहेगा इसका देवभूमि। सातवाहन वंश का संस्थापक रहेगा सिमुख और अंतिम शासक है इसका यज्ञ शांतकर्णी। वातापी यानी चालुक्य वंश का संस्थापक रहेगा पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक रहेगा कीर्तिवर्मन चालुक्य। तो अगला प्रश्न है साथियों, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयलाल है, विजयलाल। इसका अंतिम शासक कौन रहेगा? अथि राजेंद्र रहेगा, अथि राजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतिदुर्ग है। इसका अंतिम शासक कौन रहेगा? इंद्र चतुर्थ रहेगा। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? तो मूलराज प्रथम रहेगा। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम कौन रहेगा इसका? मुइजुद्दीन कैकबाद। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन रहेगा? मुइजुद्दीन कैकबाद। देखो एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ मैं एक आपको इसकी। जी के टी एल टी के बीच में एस लगाओ। जी से बनेगा आपका गुलाम वंश, के से बनेगा आपका खिलजी वंश, टी से बनेगा आपका तुगलक वंश, एस से बनेगा आपका सैयद वंश या सोलंकी वंश, एल से बनेगा आपका लोधी वंश। देखो जी के टप्स है, लेट याद होगी, ये आपकी ट्रिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और उसके बाद आया आपका लोधी वंश। अब गुलाम वंश तो आपका आ गया, अब अगला आ गया आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक रहेगा आपका जलालुद्दीन और इसका अंतिम शासक रहेगा आपका खुसरो खान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और कई बार पूछ ही लेते हैं कि अंतिम शासक कौन था और पहला शासक कौन था। तो मैं तो कहता हूँ कि वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है पक्के हो जाएंगे। और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है साथियों, कंजूसी मत करो। तुगलक वंश, इसका संस्थापक रहेगा आपका गयाजुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन आएगा इसमें, मैं मिस्टेक हो गई मेरे से, गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक रहेगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक रहेगा बहलुल लोधी, अंतिम शासक रहेगा इब्राहिम लोधी। मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। अब जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान होता है 6.4। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। NaCl यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? सबसे पहले तो सोरेनसन ने लगाया था। किसने लगाया था? सोरेनसन ने। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 3.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 होता है और 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.1 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को कौन सी जो सम्मानित पुरस्कार दिया गया था? वह नरगिस दत्त को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान के लोकप्रिय में दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश की जो है इसकी स्थापना की थी? स्वीडन ने। और नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस का प्रदान किया गया था? तो ये जो है 1965 में यह प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।